बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्लूकोज फॉस्फोरिलेशन और ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप हमने पढ़ लिया था कि क्या हुआ था कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसको हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जब उसकी कन्वर्जन हो गई थी तो बाद में उसकी रेगुलेशन, जो उसका एंजाइम उसको कैटलाइज कर रहा था हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज, उसकी रेगुलेशन हमने देखी थी कि कैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब एंटर होता है फिर बाद में ग्लूकोज के फॉस्फोरिलेशन के बाद वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इनडायरेक्टली क्या करता है कि ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड करके इनएक्टिव करवा देता है, और जब वो उसको इनएक्टिव कर देगा तो क्या होगा कि वो ग्लूकोकाइनेज फर्दर जो है वो इसको प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो हमने देख लिया कि इसका पहला स्टेप था गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जाएंगे और उनकी डिटेल की तरफ, और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेप रेगुलेट हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको इनहिबिट कर रही हैं, कौन सी एक्टिवेट कर रही हैं। 3 मेन स्टेप थे जिनको रेगुलेट किया जाना था। एक हमने पढ़ लिया कि ग्लूकोज जब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज जो है उसकी रेगुलेशन करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जो है वो फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम आता है, वो उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर जो मेन प्रोसीजर हो रहा है वो हो रहा है आइसोमेराइजेशन का, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेराइज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, अब ये कीटो शुगर है और वो ऊपर वाली एल्डो। अब फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है तो बाद में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर एक एंजाइम आता है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, जो कि उसको कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और बाद में वो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इसका एक मेन रेगुलेटरी स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है। इसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के ऊपर जो एंजाइम एक्शन का परफॉर्म करा रहा था सबस्ट्रेट के ऊपर फ्रुक्टोज 6 बिस फॉस्फेट, और बाद में प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहे हैं यानी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, वो क्या करता है, इसकी डिफरेंट रेगुलेशंस होती हैं। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि हमने पहले देखा कि ऊपर जो ग्लूकोज फॉस्फोरिलेशन वाला स्टेप था उसमें एक एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो गया था, ये नहीं कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल अब तक यूज हो चुका है। अब उसके बाद जो ये नेक्स्ट वाला स्टेप है इसमें भी देखें कि एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी पे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि दूसरा एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो गया, यानी 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हो चुके हैं। अब एक चीज देखनी है कि इसको फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को 2 चीजें जो है वो मेनली इनहिबिट कर रही होती हैं, हाई लेवल ऑफ एटीपी और इसके अलावा सिट्रेट। अगर सिट्रेट और एटीपी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो ये इंडिकेट करेगा कि सेल के अंदर एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, मजीद ग्लूकोज को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एटीपी और सिट्रेट क्या करेंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। बट एएमपी का लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो वो इसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, कि ये इंडिकेट करेगा कि सेल का एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो हमें समझ आ गई कि एटीपी और सिट्रेट जो है वो इसको इनहिबिट कर रही हैं और एएमपी का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके बाद जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट एक प्रोडक्ट है जो कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम की मदद से बनता है, फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ये क्या करता है, ये भी इसको एक्टिवेट करता है जब ये बन जाता है। ठीक है, अब ये इसको कैसे एक्टिवेट करता है और कैसे इसको जो है वो इनहिबिट करता है, सारा प्रोसीजर जो है वो हम देखते हैं। अब हमें पता चल गया कि एटीपी और सिट्रेट का लेवल ज़्यादा हुआ, इट मीन्स टू से एनर्जी ज़्यादा है तो इसको इनहिबिट कर दिया। एएमपी का लेवल ज़्यादा हुआ, एनर्जी कम है तो इसको एक्टिवेट कर दिया। ग्लूकोग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स आगे चलते जाएंगे। फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है इसको इनहिबिट करता है। हमें पता चल गया कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तो इसका प्रोडक्ट था। अब लेकिन जो फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है वो इसको एक्टिवेट कर रहा है, वो कैसे बनता है, अब हम उसकी रेगुलेशन की तरफ देख रहे हैं। तो ये उसका सारा जो है वो प्रोसीजर है कि कैसे फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट जो है वो इसको इनहिबिट करते हैं। अब देखें कि आपने याद रखना है कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर कब चलेगा, जब सेल के अंदर जो है वो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। अब हमने पता है कि जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा तो इंसुलिन की सिक्रीशन भी ऑफकोर्स जो है वो ज़्यादा होगी। अब किसी ने कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच मील, ठीक है, वो उसने लिया है और उसके बाद क्या हुआ है कि इंसुलिन का लेवल जो है वो बढ़ गया। इंसुलिन का हाई लेवल होगा तो फिर ग्लूकागोन का लेवल जो लो होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट होते हैं। तो इंसुलिन का लेवल जब हाई होगा तो वो क्या करेगा कि बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिवेशन करा देता है, जिसके अंदर आता है फ्रुक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट की फॉर्मेशन कब होती है, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की प्रेजेंस में। तो ये कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 को, और वो कैसे एक्टिवेट करता है इसको हम अभी वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल
लो होगा और ग्लूकागोन का लेवल इंसुलिन का लेवल हाई होगा और ग्लूकागोन का लेवल लो। अब जब ग्लूकागोन का लेवल लो होता है तो वो क्या करता है कि एडिनाइल साइक्लेज, वैसे इन जनरली अगर ग्लूकागोन का लेवल ज्यादा हो इन जनरल, ठीक है, अभी तो लो है, लेकिन अगर इन जनरल उसका लेवल, फॉर एग्जांपल हम लेट्स सपोज कर रहे हैं कि अगर उसका लेवल ज्यादा हो तो क्या करता है कि ग्लूकागोन का लेवल जब बढ़ता है तो एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है और एडिनाइल साइक्लेज एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है और वो करता है एक्टिवेट एक प्रोटीन काइनेज ए को। जब वो एक्टिवेट करता है किसको, प्रोटीन काइनेज ए को, तो वो क्या करता है कि एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज ए को, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि यहाँ से फॉस्फेट रिलीज हुआ है वो जाके बाइंड करेगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 के साथ और उसको क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। और अच्छा मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि ये एक बायोफंक्शनल एंजाइम है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एक बायोफंक्शनल एंजाइम है और जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 हमने पढ़ा है वो जो है वो बायोफंक्शनल एंजाइम नहीं है। इसकी दो साइड्स हैं, एक फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की और एक फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 की, यानी ये फॉस्फेटेज है, यानी ये फॉस्फेट को तोड़ेगा और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेट को जो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, अब ये क्या है, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बिसफॉस्फेटेज ये तोड़ देगा इसको, बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। ये क्या करेगा कि इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को, ठीक है, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ सी हो गई है तो आप इसको इस तरह ही लिख लें, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2। तो क्या होगा, ये फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ देगा दोबारा वापस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो अब एक चीज हमने पहले याद रखनी है कि फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का हमने क्या फंक्शन पढ़ा है कि वो एक्टिवेट करता है इस फ्रुक्टोज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट एक्टिवेट कर रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को, तो कोई भी ऐसा एंजाइम जो इसको तोड़ेगा, जो इसके लेवल को कम करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो इन डायरेक्टली किसके एक्टिविटी को कम कर रहा है, वो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को इनडायरेक्टली कम कर रहा है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखना है कि जब ग्लूकागोन का लेवल लो है, ठीक है, जब ग्लूकागोन का लेवल लो हुआ है, उसने एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट करना था, ठीक है, और बाद में उसने क्या करना था, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करना था और एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करके इसकी फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 को जो है वो इनएक्टिव कर देना था, क्योंकि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की फॉस्फोरिलेशन कर देगा वो। जब उसकी फॉस्फोरिलेशन कर देगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 एक्टिव हो जाएगा और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 एक्टिव होगा तो वो जाके फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ देगा बैक इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ग्लूकागोन का लो लेवल होना हमारे लिए फायदेमंद है। अगर इसका ग्लूकागोन का लेवल हाई होगा तो ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया वो चलता रहेगा, यानी एटीपी की एएमपी में कन्वर्जन होती रहेगी, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगा, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी, इसकी फॉस्फोरिलेशन जो है वो हो जाएगी और बाद में क्या होगा कि इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर इसका लेवल लो होगा तो ये सारा प्रोसीजर नहीं होगा, ठीक है, प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट नहीं होगा, एडीपी में कन्वर्जन नहीं होगी, फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 एक्टिव नहीं होगा, ये फॉस्फेट जो है वो निकल जाएगा इससे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और फ्रुक्टोज ये एक्टिव हो जाएगा और फ्रुक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2 इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हमें इसी को तो इनएक्टिव करना था क्योंकि हमें बनाना क्या था, फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनाने के लिए हमें इसी को इनएक्टिव करना था, तो इसको इनएक्टिव करने के लिए ग्लूकागोन का लेवल लो हो गया, ये सारा प्रोसीजर नहीं हुआ, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 की फॉस्फोरिलेशन नहीं हुई, इसकी दूसरी डोमेन जो है वो एक्टिव नहीं हुई, यानी ये वाली डोमेन, तो ये क्या रही, इनएक्टिव रही। तो अब हमें समझ आ गई कि जब इंसुलिन का लेवल लो होगा, ग्लूकागोन का लेवल हाई होगा, सीएमपी का लेवल कम हो जाएगा, जो प्रोटीन काइनेज है ए है वो इनएक्टिव हो जाएगा और जब वो इनएक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा, इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, किसकी फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी डी फॉस्फोरिलेशन थोड़ी हो जाएगी, डी फॉस्फोरिलेशन, हमें ये फॉस्फोरिलेशन ही कर रहा था, तो डी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 से, वो क्या करेगा, एक्टिव हो जाएगा और जब वो एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा कि इस फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट के लेवल को ज्यादा कर देगा, यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा और जब वो ज्यादा बनेगा तो वो क्या करेगा कि ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 जो था
उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देगा। जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी इसकी रेगुलेशन थी। आई होप सो मैंने बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप सो आप सबको समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा कि फ्रुक्टोज जो बन चुका है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट, उसके ऊपर एल्डोलेज एक्ट करेगा और उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा और बाद में ट्राईओज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम आएगा और वो इस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को इंटर कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हमें चाहिए होता है ट्राइग्लिसरॉल की सिंथेसिस में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमें चाहिए होगा एटीपी की प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स के थ्रू, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो दो हमारे पास आ गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो एंजाइम एल्डोलेज इसको कन्वर्ट कर रहा है, इसके अलावा एक और होता है एल्डोलेज बी जो कि हेपेटिक आइसोफॉर्म है, जो कि डिफरेंट दूसरे साइड्स में एक्ट करता है, वो ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स में यूज नहीं होता। तो अब हमें समझ आ चुकी है कि हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल बना लिए। अब नेक्स्ट इसके स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स में क्या होगा कि अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बन गया। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट क्या होगा कि इसके ऊपर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम आके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो उसके ऊपर एक्ट करेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के ऊपर। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज जो है वो एंजाइम के ऊपर जब अपना एक्शन करेगा तो वो उसको 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ये इसका फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। ये ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स का फर्स्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। इसमें अंदर एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होता है, NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है। अब एक चीज याद रखनी है कि जो सेल होता है उसके अंदर NAD की अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, NAD कम है, तो हमें क्या चाहिए कि इसको दोबारा NADH को ऑक्सीडाइज करना है NAD के पास दोबारा बैक इनटू NAD। तो ये कैसे होता है कि दो तरह से होता है, यहाँ तो पायरुवेट जो है वो लैक्टेट में टूट जाता है, ठीक है, पायरुवेट यहाँ फिर लैक्टेट में टूट जाएगा, ठीक है, लैक्टेट में कन्वर्ट हो गया, मैं ग्राफ्स पर लिख रही हूँ। यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो इस NADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है दोबारा NAD में, और इसके लिए एक मैलेट ट्रांसपोर्ट शटल चाहिए होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को NADH जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए हमें उस शटल की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। मैलेट एस्पार्टेट चाहिए होता है और ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट सबस्ट्रेट चाहिए होता है to move NADH reducing equivalents into the mitochondrial matrix। अब हमें ये पता चल गया कि 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अब 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट बन चुका है, अब क्या होगा, नेक्स्ट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, इस 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट को जो है वो दोबारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब ये एनर्जी इन जनरेशन वाला स्टेप्स आना शुरू हो गया। अब हमने देख लिया कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल इसमें क्या होगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा। अब ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट आया था, अटैच हुआ था 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरेट में, वो यहाँ पर क्या करेगा कि एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद थी वो हमारी एटीपी के प्रोडक्शन